Good morning, my dear students. Today I will discuss about limit and continuity and also differentiation. Let's start. लिमिट एट ए पॉइंट ये 11th में काफ़ी डिस्कस किया जा चुका है. जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ. किसी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करना मीन्स मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी है, इस ए पॉइंट पर लिमिट आपको फाइंड करनी है, तो हमें जस्ट ये बताना होता है कि इस पॉइंट के जस्ट राइट में और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अगर इक्वल है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. तो हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन में हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है. सिंगल ब्रांच फंक्शन, एक सिंगल ब्रांच फंक्शन है, सिंगल पॉलिनोमियल आपके पास है, ए पर आपको लिमिट फाइंड करनी है. तो ए के थोड़ा सा आगे मैं आपको तो फिलहाल मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखा रहा हूँ, इतना आगे नहीं, बिल्कुल जस्ट आगे. और ये देखिए तो पीछे देखिए आप, तो आप देखोगे इस ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मेरे पास ये थी, इससे थोड़ा सा आगे इतनी हाइट मुझे मिली है, इससे थोड़ा सा पहले मुझे इतनी हाइट मिली है. ये आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो, इतना आगे पीछे नहीं है ये. तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अगर बराबर होगी तो हम बोलते हैं लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है. एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी तो हम बोलते हैं. यानी आपको अगर बोला जाए कि ए प्लस मीन्स ए से थोड़ा सा आगे फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और थोड़ा सा पीछे अगर फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. तो सिंगल ब्रांच होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो हमेशा लिमिट हर जगह एग्जिस्ट करेगी. आप किसी पॉइंट पर देख लो, जीरो पर देखो, जीरो से थोड़ा सा आगे वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो से थोड़ा पीछे कितनी है, वैल्यू जीरो है. मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये मान लीजिए आपका x इक्वल टू है, 2 से थोड़ा सा आगे वैल्यू फंक्शन की हाइट ये है और 2 से थोड़ा सा पीछे देखोगे हाइट ये है, तो ये दोनों हाइट अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो लिमिट एट ए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट बताना मीन्स फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना, उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे. तो लिमिट जब भी हमको बताना होता है बच्चों, जिस पॉइंट पर लिमिट बतानी होती है उस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है. अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बराबर है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. इसको हम क्लास 11 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और फार्मूला आपके पास ये है लिमिट फाइंड करने का. तो अब हम आज इस यहाँ बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी की. नया टॉपिक हमारे पास यहाँ है कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी क्या है बच्चों? कंटिन्यूटी को हम देखते हैं बच्चों फंक्शन का कंटिन्यूस होना. अगर हमारे पास कोई फंक्शन हमने ड्रॉ किया है, बच्चों ये फंक्शन बनाया, ग्राफ बना रखा है, तो आप देखोगे ये फंक्शन इस इंटरवल में ए से बी में जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये बिना पेन को उठाए बनाया गया है. इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग अप आवर पेन और पेंसिल देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल. तो ए से बी में हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि ए से बी में हमने जो ग्राफ बनाया है, ये देखिए बिना पेन को उठाए, बिना पेन उठाए हमने ग्राफ बना दिया. तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ए से बी इंटरवल में, जब एक्स की ए से बी तक है तो हमारा बिना पेन उठाए ग्राफ बन गया. तो ये फंक्शन जो हमारे पास है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन है. यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप, यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू अगर मैंने ली है तो बिना पेन उठाए मैं ग्राफ बना दूंगा. तो हम बोलेंगे ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल में. तो सारे ही पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होंगे. तो सिंगल ब्रांच फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस रखते हैं, बिना पेन उठाए आप ग्राफ बना सकते हो. लेकिन यहाँ जो कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस किसी पॉइंट पर आपसे पूछा होगा, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है, ये बात बतानी है आपको. तो मान लीजिए मैं एक हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के इस पॉइंट पर आपसे कंटिन्यूटी पूछी गई है. मान लो ये पॉइंट सी आपके पास है, इस सी पर आपसे कंटिन्यूटी पूछी है इस फंक्शन की. तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी बताने का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, यानी अगर सी पे मुझे कंटिन्यूटी पूछी है तो आपको लिमिट निकालनी है c प्लस एफ ऑफ एक्स एंड c माइनस एफ ऑफ एक्स एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c इक्वल, देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c. तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी बताने का मतलब ये है कि उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर बराबर है, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है. तो इसको और देखते हैं. जैसे देखिएगा ये मेरे पास एक फंक्शन है,
मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, तो अगर मैं पूछूं कि 1 पर बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो सबसे पहले मुझे 1 पर लिमिट निकालनी है। तो 1 से थोड़ा सा आगे देखिए आप और थोड़ा सा पीछे देखिए आप, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन सिंगल ब्रांच में तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, चाहे कोई भी आप बना लीजिए ग्राफ। तो 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू मान लो 3 है, यहाँ पर दी हुई है, ये हाइट मान लीजिए 3 है आपके पास। तो 1 पर हाइट कितनी है? 3। अब लिमिट क्या है 1 पर? अगर आप 1 पर लिमिट की बात करो, ग्राफ से आपको दिख रहा है 1 प्लस भी अप्रॉक्सीमेटली 3 है और 1 माइनस भी अप्रॉक्सीमेटली 3 है। आप देखोगे 1 माइनस भी आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 3 है। तो 1 पर हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालने का मतलब होता है बच्चों, उस पॉइंट के राइट में और लेफ्ट में पहले तो देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, 2 बार। फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही है, तब बोलेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो फिलहाल अगर मैं आपको कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दे दूं बच्चों, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूस ही होगा। ये आपका एक मैंने पॉलिनोमियल आपको दिया है। जैसे मान लीजिए एक दूसरा ग्राफ देख रहा हूँ मैं, ये एक मैंने ग्राफ बनाया है। मैंने कहा भाई बी पे जो है फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो। तो बी पे कंटिन्यूटी चेक करने का बी से थोड़ा सा आगे, बी से थोड़ा सा पहले लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ग्राफ में आपको दिख रहा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी अप्रॉक्सीमेटली वही है। तो हम बोलेंगे बी पे हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है सी पे कंटिन्यूटी, तो देखो सी पे भी हमारा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। सी से थोड़ा सा आगे, सी से थोड़ा सा पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली वही है। तो ये आपका कोई भी सिंगल ब्रांच फंक्शन होगा बच्चों, सिंगल ब्रांच फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अब हम बात करते हैं आपसे, ये मैं अभी आपको ग्राफिकल अप्रोच दिखा रहा हूँ बच्चों, अभी मैं मेन अप्रोच पे बाद में आऊँगा, पहले ग्राफिकली मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। जैसे ही आपके पास फंक्शन क्या है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास है, जिसका डोमेन आर है, रेंज क्या है? जेड है। तो इसको आप गौर से देखो बच्चों, इस फंक्शन को, इस फंक्शन में क्या हो रहा है देखो। मैं आपसे 1 2 3 -1 -2 पर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करूँ, तो आप गौर से देखो इस पिक्चर को। अगर मैं आपसे 1 पर चेक करने के लिए कहूँ कंटिन्यूटी, तो आपको पहले तो 1 पर लिमिट निकालनी है। पहले आप 1 पर लिमिट निकालोगे, उसके बाद बात करेंगे हम फंक्शन की वैल्यू। चलिए मैं लिमिट निकालता हूँ 1 पर। तो आप गौर से देखो बच्चों, 1 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। और 1 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। आप 2 पर देखो, 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2। और 2 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। 3 पर देखो, 3 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3। और 3 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2। ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई आपको। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, इंटीजर पर निकाल रहा हूँ बच्चों मैं अभी सारे जहाँ जितने इंटीग्रल पॉइंट है, इंटीग्रल पॉइंट पर ग्राफ को देख के मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक्चुअल मीनिंग की बात बाद में करेंगे हम। तो 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू देखो आप, और 2 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी है ग्राफ से। तो आप ग्राफ से देख पा रहे हो बच्चों, 2 प्लस पर फंक्शन कितना है? 2। और 2 माइनस पर फंक्शन कितना है? 1। 3 प्लस पर देखो, 3 प्लस पे फंक्शन कितना है? 3। और 3 माइनस पे कितना है? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल पॉइंट पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर मुझे 1 पर पूछा होता कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो 1 पर पहले हम लिमिट निकालते। तो राइट हैंड लिमिट निकाली 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 0 आ रही है। तो ये आप एक फॉर्मूला, इसको आप सीधे याद रख सकते हो कि डिसकंटिन्यूस होता है। ग्राफ से ही आपको दिख रहा है कि हमारा जो इंटीग्रल पॉइंट है उन पर फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब ये फॉर्मूला देखो, ए प्लस पर कोई भी, ये यहाँ पे क्या इंटीजर ले रहा हूँ मैं, विशेषकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स कितना होगा? ए होगा। और ए माइनस एफ ऑफ एक्स कितना होगा? ए माइनस 1। ये आपने यहाँ देख भी लिया बच्चों, देखो जिस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ उस पॉइंट पर लिमिट वही रहेगी ना। देखो मैंने 2 पर निकाला, तो इसमें आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 पे कितनी होती है? 2 होती है। 3 पे कितनी होती है? 3 होती है। 4 पर 4 होती है। 5 पे 5 होती है। तो 2 पर अगर मैं आपसे 2 पर F2 पूछूं, F2 कितना है? 2 ही तो हो गया। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो 2 से आगे देखो तब भी 2 ही है ना भाई। देखो 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2। और 2 से जस्ट आगे देखो कितनी है? 2 ही है। तो इसका मतलब 2 प्लस पर 2 से थोड़ा सा आगे फंक्शन के लिए 2 ही है। ऐसे 3 पे फंक्शन के लिए 3 होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 पे 3 होता है बच्चों। 3 पे हाइट कितनी है? 3 है। और 3 से थोड़ा सा आगे जाओ तब भी कितनी है? 3 ही है। तो क्या बोल रहा है? ये तो हो गया। फिर ए प्लस पर फंक्शन की वैल्यू ए ही रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। 2 प्लस पर 2, 3 प्लस पर 3, 4 प्लस पर 4, 5 प्लस पर 5। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको इंटीजर पॉइंट पे इंटीजर ही वैल्यू देता है। तो ये हो गया।
अब ए माइनस पर देखो बिहेवियर कैसा हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई 2 पर देखो, 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है और 2 से थोड़ा सा पहले आओगे तो क्या है वैल्यू ये 2 से थोड़ा सा पहले। आप ग्राफ में भी मैंने आपको जैसे बताया था, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप जानते हैं बच्चों, इंटीजर पे आपको इंटीजर देता है, 2 पे 2 देगा। अब 1.999 पे कितनी होगी वैल्यू 1 होगी, 1.5 पे कितनी होगी 1 होगी, 1.6 पे कितनी होगी 1 होगी, 1.9 पे कितनी होगी 1 होगी। तो 2 से थोड़ा सा पहले आप कहीं भी आ जाओ तो वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 1 मिल रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई वैल्यू मुझे बताओ, देखिए 3 पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 3 देता है। अगर आपको पूछा जाए 3 से पहले, मान लो 2.999 में आपसे वैल्यू पूछ लूँ मैं, तो ये कितना होता है आपके पास 2 होता है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, 3 से थोड़ा सा पहले आप आ रहे हो, तो सॉरी 3 पे आपको 3 मिल रहा है, 3 से पहले थोड़ा क्या है 2.99 पाए ना, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 माइनस पे वैल्यू बताओ, तो 3 माइनस पे वैल्यू कितनी हो रही है आप यहाँ देखो, ये याद रख लोगे, ए माइनस पे फंक्शन की वैल्यू क्योंकि ए माइनस 1, तो 3 अगर मैं आपसे 3 माइनस पे वैल्यू पूछ लेता, 3 माइनस पे ना, 3 माइनस का ना 3 से थोड़ा सा पहले क्या होगी 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगी। 4 माइनस का मतलब 4 से थोड़ा सा पहले 4 माइनस 1 हो जाएगी यानी 3 हो जाएगी। 5 माइनस पे पूछूं तो 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगी। 6 माइनस पे पूछूं तो 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगी। तो ग्राफ में आप देख पा रहे हो, ग्राफ को पढ़ना आपको आना चाहिए। तो 2 माइनस पे फंक्शन के लिए कितनी आ रही है 1, 3 माइनस पे कितनी आ रही है 2, तो इसलिए ए माइनस पे कितनी आ गई ए माइनस 1 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीग्रल पॉइंट पे कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। आप ग्राफ से याद रखिएगा, जिनके ग्राफ आप जानते हैं उनके ग्राफों की वैल्यू आपको वैसे याद रखनी चाहिए। हालांकि अभी इसका प्रॉपर मेथड हम करेंगे, जो हमारा बुकिस मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड से आपको समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। इसके अलावा सब जगह क्या होगा हमारा कंटिन्यूस होगा। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ, देखिए यहाँ पर पूछ लूँ इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, इससे थोड़ा सा आगे कितनी है 1, थोड़ा सा पहले कितनी है 1, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1.5 है ये, तो 1.5 पे हमारा फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ 2.5 पे, 2.5 पे भी कंटिन्यूस है, क्योंकि 2.5 पे फंक्शन के लिए कितनी है देखो 2, और 2.5 से थोड़ा सा आगे देखो तब भी 2 है, 2.5 से थोड़ा सा पहले देखो तब भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ 3.9 पे, मतलब 3.7 पे पूछूँ, तो 3.7 पे फंक्शन के लिए कितनी है 3, और 3.7 से थोड़ा सा आगे जाओ तब भी कितनी है 3, थोड़ा सा पीछे आओ तब भी कितनी है 3। तो सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब जगह कैसा है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप भी जानते हैं बच्चों, ये है आपका डोमेन, इसका आर है, रेंज इसका क्या है क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। ये ग्राफ है इसका, देखिए। तो जब ग्राफ में हम देखते हैं बच्चों, इसको भी इसी तरह से हम स्टडी करें, तो देखिए 1 प्लस, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस पे वैल्यू बताओ कितनी है और 1 माइनस पे बताओ वैल्यू कितनी, ग्राफ को पढ़ने के लिए कहा जाए, आपको कहा जाए 2 प्लस पे बताओ वैल्यू कितनी है और 2 माइनस पे बताओ कितनी है, 3 प्लस पे बताओ कितनी है और 3 माइनस पे बताओ कितनी है। तो देखो 1 प्लस पे फंक्शन के लिए कितनी है 0, क्योंकि 1 प्लस के लिए ब्रांच ये वाली आ गई ना, क्योंकि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इंटीजर पर वैल्यू क्या आता है 0 देता है ना। अगर मैं आपसे F1 पूछूँ तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। अगर आपसे F2 की वैल्यू पूछूं 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया और 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। F3 कितना हो गया 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इंटीजर पे क्या देता है आपको 0 देता है। तो देखिए F1 के लिए कितनी हो गई 0, F2 कितना, मैंने इसलिए डार्क लगा रखा है यहाँ पर, ये F2 कितना हो गया 0, F3 कितना हो गया 0, F4 कितना हो गया 0, F माइनस 1 कितना हो गया 0, F माइनस 2 कितना हो गया 0। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो इंटीजर पे तो आपको देता है 0 देता है। चलिए अब देखो इसको हम समझते हैं। मैंने पूछा 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए ब्रांच ये वाली स्टार्ट हो गई, तो 1 से थोड़ा सा आगे हाइट कितनी y की वैल्यू देखिए, ये आपका y की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया 0,1, ये आपके पास हो गया 1, तो वैल्यू कभी आएगी नहीं बच्चों, आप समझते हैं यहाँ पर। तो 1 प्लस पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी y की 0, 1 से थोड़ा सा आगे आओगे इस वाली ब्रांच में आओगे ना, तो इस वाली ब्रांच में y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो 1 प्लस पे कितना आ गया 0 आ गया। अब 1 माइनस 1 से थोड़ा सा पहले आइए आप, तो 1 से थोड़ा सा पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी ना। तो 1 माइनस पे आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 आ गई, क्योंकि इस वाली ब्रांच में आप आ गए हो। ये ऐसे देखिए 2 प्लस पर आप देखोगे वैल्यू कितनी है 0, और 2 माइनस पर कितनी है 1, अप्रॉक्सीमेटली 1, नॉट एग्जैक्ट 1 नहीं आ सकती बच्चों, यहाँ लगा रखे एग्जैक्ट 1 तो कभी आएगी नहीं, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो आप इसमें।
ऐसे ही आप देखोगे 3 प्लस पर y के लिए कितनी है 0 और 3 माइनस पर कितनी है 1, अप्रॉक्सीमेटली 1 है। तो यहाँ भी वही बात हो गई ना। तो हमारा जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये भी हमारा इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो आप याद रखोगे आप लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज 0। ए क्या है यहाँ पर, वेर a बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर पर बात करेंगे बच्चों कोई भी इंटीजर पर, तो लिमिट राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 0 आएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी ऑलवेज 1। 3 पर आप देखोगे मैं आपसे राइट हैंड लिमिट पूछ रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट का मतलब 3 से तो जब x के लिए 3 से थोड़ा सा बड़ा लिया आपने तो y 0 आ रहा है, और 3 से थोड़ा सा छोटा आपने x के लिए रखी तो y कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है। तो यही इसको याद रखोगे आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर जब a पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 होगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे उसी पॉइंट पर तो कितनी होगी 1 होगी। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है हमारा वो भी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। इसके अलावा कहीं भी निकाल लो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर मैं आपसे को यहाँ पे बताओ इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, क्योंकि किसी पॉइंट पर देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि हमारा ये कंटिन्यूटी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताते हैं। जैसे ये फंक्शन तुम्हें दिया है, इस फंक्शन के मुझसे पूछा भाई इस पॉइंट पर बताओ कंटिन्यूटी, तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी बताने का मतलब होता है कि उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पहले तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये, और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रही है, तब बोलते हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताई जाती है, उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही ये देखो आप, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर सेम है तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया इसका ग्राफ याद रखोगे आप, और डायरेक्ट इस पॉइंट पर आप आओगे कि a प्लस पे 0 a माइनस पे 1। तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया वो इंटीग्रल पॉइंट पे कैसा हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया। इसके अलावा हर जगह कैसा होगा कंटिन्यूस। तो आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है बच्चों डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आप ग्राफ से दिखा सकते हो, तो ग्राफिकल अप्रोच हो गई। और एक दूसरी अप्रोच वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर ग्राफिकल अप्रोच की बात करें, मैंने ब्रांच दे रखी, एक ब्रांच मेरे पास ये है, दूसरी ब्रांच मेरे पास ये है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसके ए पर हमें कंटिन्यूटी बताओ, तो साफ दिख रहा है बच्चों ए पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि ए पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है बी, दिस हाइट मान लो ये फंक्शन ये जो हाइट है बी है, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू में अगर एफ ए की बात करूँ तो आपको दिख रहा है कि एफ ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास बी है, फंक्शन की वैल्यू ए पर बी है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ लिमिट यानी ए प्लस की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो ए प्लस मेरे पास कितना है अप्रॉक्सीमेटली बी है। ए माइनस कितना है ये भी देख लो ग्राफ से आप, ए माइनस बी अप्रॉक्सीमेटली कितना है बी है, नहीं सॉरी क्या है ये कितना है एल। ए से पहले कितनी हाइट मेरे पास, ये वाली हाइट कितनी है एल। इस ब्रांच में आ जाओगे ना ए माइनस के लिए तो ये एल हो गया आपके पास। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों फंक्शन की वैल्यू बी है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो किसी भी पॉइंट पर जब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला काम तो हमारा होगा लिमिट चेक करना। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर आप देखोगे इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब जैसे मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे ये दिया है आपको एफ एक्स इज मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 इफ एक्स 0 फंक्शन इज 0। तो इसके दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊं बच्चों, तो ग्राफिकल अप्रोच से आप कैसे देखोगे इसको, देखिएगा आप सबसे पहले इसको मॉड फंक्शन की डेफिनेशन के ब्रेक कर लीजिए। इफ़ एक्स इज़ मोर देन 0 पर तो फंक्शन के लिए 0 है बच्चों, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 तो लेना नहीं बच्चों आपको, 0 पर तो फंक्शन के लिए 0 दे रखी है। तो अगर मैं एक्स के लिए 0 से बड़ी लिखूंगा तो मॉड एक्स कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स इट बिकम्स 1। अगर मैं बात करता हूँ आपसे एक्स की वैल्यू लेस देन 0, अगर एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव एक्स अपॉन एक्स इट बिकम्स -1। और x 0 होने पर आपको फंक्शन के लिए क्या दे रखी है 0 दे रखी है। तो अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच यूज करता तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता, देखिए बच्चों, देखिए फंक्शन 0 पर x के लिए अगर 0 है तो मेरे पास y के लिए कितनी है 0, इसका ग्राफ ये बन गया। जब x के लिए 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मैं वैल्यू ले रहा हूँ तो y कितना आ रहा है मेरे पास 1, ये आपके पास हो गया y बराबर 1। ये आपका ओपन, यहाँ पर आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि 0 से बड़ी लेनी वाली, यहाँ पर तो आपका 0,1 हो जाएगा ये। तो जब x के लिए 0 से बड़ी है तो y कितना आ रहा है मेरे पास -1 आ रहा है। जब x के लिए 0 से लेस है तो y कितना है -1 है आपके पास। तो ग्राफ अगर बनाओगे आप तो ये आपका ग्राफ बन गया y = -1। तो अब देखो बच्चों, हमको कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी होगी, जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। भाई ये वाला अगर मैं y = 1 की बात करूँ, ये फंक्शन तो आपके पास इस यहाँ से देखोगे
तो ये पूरा हर जगह कंटिन्यूस है, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमें कहाँ चेक करना है बच्चों, जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। और बिहेवियर कहाँ पर चेंज हो रहा है बच्चों, ये देखिए, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है मेरे पास ये ब्रांच है, और 0 से छोटी पर मेरे पास ये वाली ब्रांच, 0 पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो उसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो 0 पर मैं चेक कर रहा हूँ, आप देख लो इस फंक्शन को देख के बताओ आप, 0 प्लस कितना है, 0 माइनस कितना है, f0 कितना है, यहाँ पर आप देख के बता सकते हो। तो देखो 0 प्लस को देखो इस फंक्शन में, तो जब 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो मेरे पास 1 है, 0 माइनस पे कितना है मेरे पास -1 है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन वैसे डिसकंटिन्यूस हो गया, और f0 मेरे पास कितना है, 0 है। तो ये तो ग्राफिकल अप्रोच हो गई, जब ग्राफ बना के आपने देखा कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। अब जो बुकिश मेथड है, अगर हम बुक के मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते तो कैसे सॉल्व करके देखिए। अब अगर मैं 11 के मेथड से पहले आपसे लिमिट फाइंड करने लगा हूँ, वो डिटेल में आपको बता रखे, तो अब उसको ब्रेक भी कर सकते हैं बच्चों, दोनों ऑप्शन मेरे पास है। जैसे चले विदाउट ब्रेकिंग अगर मैं करूँ तो आप पहले राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, तो आप सिम्बॉलिकली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो शो करिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ी, क्योंकि इसका मतलब 0 पर तो वैल्यू ये है, ये 0 के लिए है नहीं बच्चों, ये वाली ब्रांच जो ये ब्रांच है 0 के लिए नहीं है, 0 के लिए नहीं है तो 0 से बड़ी वैल्यू तो होगी, 0 से छोटी के लिए भी होगी, सिर्फ 0 के लिए नहीं है। तो 0 प्लस के लिए मैं पूरी ब्रांच को यहीं कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, 0 प्लस लिखा मैंने, पूरी ब्रांच को ही मैंने आपके लिए कॉपी कर लिया बच्चों। ये चलिए फिलहाल वो बुक में जो था ऊपर मॉड लगा था, नीचे नहीं लगा था, चलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, समझ लीजिए आपका भी है। तो ये हो गया आपके पास, देखिए, तो ये आपके पास हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 0 प्लस पे ये मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आपके पास कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो राइट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, सिम्बॉलिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो जरूर करिएगा। अब आपने लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए भी ब्रांच यही है, क्योंकि 0 के लिए ये वाली ब्रांच है आपके पास, ये वाली ब्रांच 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, 0 से बड़ी के लिए भी एग्जिस्ट करेगी, 0 से छोटी के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये हो गया एक्स, ये आ गया। तो अब आप बताइए, जब एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड कैसे खुलता है, नेगेटिव साइन के साथ मॉड खुलेगा, तो नेगेटिव साइन के साथ आपने मॉड खोल दिया, तो ये आपके पास आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 -1, इट बिकम्स -1। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए पहले लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अब ये बच्चों मॉड एक्स ऊपर लगा होता, मॉड एक्स अपॉन एक्स, तब भी बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट होता बच्चों, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ 1 ही आता, यहाँ -1 ही आता। तो ये तो आपका बुकिश मेथड हो गया करने के लिए, और आप इसको ब्रेक करके जो मैंने वहाँ दिखाया ना आपको, वैसे भी आप दिखा सकते थे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों कंटिन्यूटी का, जो आपने 11 में पढ़ा था। सबसे पहले तो लिमिट ही आपको निकालनी है, सारे क्वेश्चन वही रिपीट करेंगे जो आपने 11 में पढ़े थे। आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तब फिर आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि वो भी उस पॉइंट पर सेम है कि नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों, लॉकडाउन के बाद डिटेल में बात करेंगे आपसे हम, जब लॉकडाउन खुल जाएगा कोचिंग में डिटेल में बात कर लेंगे इस बारे में। फिलहाल आप एक मोटा मोटा आइडिया ग्राफिकली जहाँ आप कर सकते हो उनको करिएगा। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों डिफ्रेंशिएशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बच्चों, मैं अब आपका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। आपका जो लिमिट कंटिन्यूटी और वाला पार्ट है डिफ्रेंशिएबिलिटी, लॉकडाउन खुलने के बाद कोचिंग में डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितना आप कर सकते हो 11 के सारे कर लेंगे आप। लिमिट तो आपने बहुत बढ़िया ढंग से 11 में कर रखी है ना, आप लिमिट निकालिए, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बस फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए, अगर इक्वल आ गई तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। चलिए हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं बच्चों। ये फॉर्मूले देखिए पहले, जो 11 में भी आपने पढ़ लिए थे, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n इज़ nxn-1। और हम आज ये सारे फॉर्मूले पर नज़र मार लीजिएगा एक बार आप। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत आप डिटेल से एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार ये फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो गए तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेन रूल भी इन्हीं से बनेगा बच्चों। मेन फॉर्मूला जब तक आपको नहीं आएगा, चेन रूल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे आप। तो देखिए, मैं आपको आज सबसे पहले बात करूंगा एक्स टू द पावर n वाले कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा बच्चों। इस वाले में इसका नाम है बच्चों पावर फंक्शन।
पावर फंक्शन इसलिए बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर पावर है, एक्स मेरे पास एक फंक्शन था, इसकी पावर लगी हुई है इसलिए पावर फंक्शन बोलते हैं, और ये एन एक्स एन माइनस वन होता है। अब जब इस x के प्लेस पर कोई और फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए बच्चों अदर देन x, कुछ भी आ जाए x के अलावा, तो तब चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो चेन रूल आपका इस तरह से अप्लाई होगा, देखिएगा, व्हेन x इज रिप्लेस बाय एनी अदर फंक्शन, अदर फंक्शन को मैंने fx बोल दिया, fx टू द पावर n, देन इट बिकम्स एन एफ एक्स एन माइनस वन। यानी पावर फंक्शन में आपको पता है पावर रिड्यूज होती है, देखिए यहाँ पर x टू द पावर n था ना, तो ये पावर एक कम हो गई, एन माइनस वन हो गई, पावर रिड्यूज, एक्चुअल पावर आगे आ जाती है और यहाँ पावर रिड्यूज हो जाती है। तो पावर फंक्शन में आपके पास आया डी बाई डी एक्स एफ एक्स एन इज एन एफ एक्स एन माइनस वन, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब इसका कज़न है, इसका कज़न है ये बच्चों, कज़न ब्रदर है ये, एक्स टू दी पावर एन आपका अगर डिनोमिनेटर में होगा तो आप, एक तरीका तो ये भी है कि आप एक्स की पावर एन को ऊपर ले आओ फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो इसको डायरेक्ट आप मेमोराइज अपनी मेमोरी में डाल लीजिएगा। वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन का डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये जो पावर होगी ऊपर नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, माइनस एन अपॉन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, अपॉन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन है ये, ठीक, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, राइट। तो ये आप डायरेक्ट याद रखोगे बच्चों। मैं आज इन दोनों पे आपसे पहले बात करता हूँ, फिर दूसरी में आपसे बात करता हूँ। y इज़ 3x प्लस 4 टू द पावर 8, यहाँ पर आपके पास पावर लगी हुई है तो हम इसको बोलेंगे पावर फंक्शन, और चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि x के प्लेस पर कोई अदर फंक्शन यूज हो गया है, तो चेन रूल से इसको सॉल्व करेंगे आप। तो चेन रूल से आप d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, हम डेरिवेटिव बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, तो डी बाई डी एक्स 11 में आपको इसकी पूरी डिटेल बता दी थी हमने, यहाँ मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ क्वेश्चन में। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़, पहले पावर रिड्यूज होगी, एक्चुअल पावर आगे आ जाएगी 8 3x प्लस 4 टू द पावर 8 माइनस वन, देन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4। बच्चे बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, हम यहाँ y फंक्शन था, हमें निकालना ही पूरे डिफरेंशिएशन में d अपॉन डी एक्स होता है बच्चों, यह ध्यान रखना इस बात का, कई एरर बार बार बच्चे करते हैं, d अपॉन डी एक्स से हमको निकालना होता है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस y। अब आपके पास 8 3x प्लस 4 टू द पावर 7, नाउ ब्रैकेट यूज करिए, 3x का 3 हो जाएगा, 4 का कितना हो गया 0, तो आपके पास हो गया 24 टाइम्स 3x प्लस 4 टू द पावर 7, ये आ गया। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/4, सपोज ये है। तो पावर फंक्शन, सबसे पहले इसका नाम ही पावर फंक्शन है बच्चों, आपको पावर दिख गई 3/4, तो ये पावर फंक्शन हो गया। तो इसको हम जो है चेन रूल से करेंगे रिड्यूस, d अपॉन डी एक्स ऑफ दैट y इज़, तो पावर को पहले रिड्यूस करना, एक्चुअल पावर आगे आ जाएगी 3/4 साइन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/4 माइनस वन, पहला राउंड तो पावर रिड्यूस करने का होता है। देन द डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव करना होता है, पावर को छोड़ के जो बचेगा, पावर को छोड़ के मेरे पास बचा साइन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये बचा आपके पास। अब ये हो गया 3/4 साइन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/4 माइनस वन बिकम्स माइनस के 1/4। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, ये आपको याद रखना है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी आपको याद होगा, ये आपका इसका डेरिवेटिव आ गया। और देखते हैं क्वेश्चन, अगर आपके पास होता y इक्वल टू 4x माइनस ई टू द पावर x टू द पावर माइनस के 12, ये मान लीजिए पावर लगी हुई है, पावर फंक्शन नाम ही इसका पावर फंक्शन है बच्चों। सबसे पहले पावर देखो, पावर किसकी, पूरे इंटायर फंक्शन की, पूरा इंटायर फंक्शन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, पावर ये लगी है, तो पावर फंक्शन चेन रूल से कवर करेंगे इसको हम। d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज़ माइनस 12 टाइम्स 4x माइनस ई एक्स टू द पावर माइनस 12 माइनस वन, देन डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव करना होता है, पावर को छोड़ के जो भी फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4x माइनस ई एक्स, ये आपके पास आ गया ना। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, d अपॉन डी एक्स लिखना, ना कि dy बाई डी एक्स, माइनस 12 टाइम्स 4x माइनस ई एक्स, इसको तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया। अब ये 4x का हो जाएगा 4, ex का डेरिवेटिव आपके पास ex है। अब देखिए y इक्वल टू कॉस टू द पावर 8x है, तो ये भी टिक्नोमेट्री में बच्चों पावर यहाँ लगाएं या आप बाहर इसको शिफ्ट कर सकते हैं,
ये इस तरह से एक्स में नहीं कर सकते हैं इसको शिफ्ट, आप बाहर कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में पावर यहाँ लगती है या पूरे में लगती है, तो ये भी पावर फंक्शन का ही पार्ट हो गया। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर है तो पावर फंक्शन कहलाता है। तो पावर फंक्शन में पहले पावर रिड्यूस होती है, इस 8 को रिड्यूस कर दो 7 कर दो, एक्चुअल पावर 8 आगे आ गई, cos टू द पावर 7x देन d/dx ऑफ cos। ये मैं जस्ट आपका 11 का रिमाइंड करा रहा हूँ बच्चों, आपको अभी समझ लिए हैं। 12th में भी सब यही क्वेश्चन होंगे, ये बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आएगा काम नहीं बनेगा। cos का हो गया माइनस, इट बिकम्स लाइक दिस, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट इज 1/sin x माइनस tan x होल पावर 4। अब ये इस कैटेगरी का आ गया बच्चों। देखो जो आपने ये वाला फॉर्मूला याद किया था ना 1/x टू द पावर n वाला, इसका जो डेरिवेटिव है माइनस n x टू द पावर n प्लस 1 ये है। तो चेन रूल कब लगता है? जब x के प्लेस पर अदर फंक्शन आ जाए, यानी आपके पास x के प्लेस पर अगर fx हो जाए, जो पावर फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है कहने का मतलब है, तो तब आपका इस तरह से वर्क करता है माइनस n अपॉन fx टू द पावर n प्लस 1 एंड d/dx ऑफ f, ऐसे वर्क करता है। तो देखिए पावर फंक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो जब पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा तब वर्क कैसे करता है, ये पावर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी साइन चेंज के साथ, -4 sin x माइनस tan x टू द पावर 4 प्लस 1 5, और d/dx ऑफ आपको करना होगा sin x माइनस tan x का। इसका जानते हैं, इसका जानते हैं आप। तो ये उसको ऊपर ले जाके भी कर सकते थे बच्चों इसको, आप इसको ऐसे भी आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, नहीं आप कर पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। -4 ऊपर शिफ्ट कर दिया आपने, और अब आप वो वाला ही फॉर्मूला लगा सकते हो, -4 sin x माइनस tan x -4 -1 d/dx ऑफ, ये भी आप यूज कर सकते हो, दोनों बातें चल जाएंगी। तो बेटर है कि आप डायरेक्ट याद रख लो। आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है y = 1/x + 4, ये लिखा है मान लीजिए। तो ये आप देखोगे dy/dx बराबर, तो ये पावर कितनी है इसकी, 1 पावर है, तो पावर फंक्शन से कवर कर रहे हैं इसको हम, तो पावर -1 हो गई ऊपर, और x + 4 की पावर नीचे हो जाएगी 2, और देन d/dx ऑफ x + 4। अब इसमें डिवीजन रूल मत लगाना बच्चों, डिवीजन रूल लगाने के लिए या प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए बच्चों ध्यान रखना दोनों को x का फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन को मत करिए। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि दोनों x के फंक्शन रहें। -1 x + 4 होल स्क्वायर, x का 1 4 का 0, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आपके पास है d/dx ऑफ n टू द पावर x। ध्यान देना बच्चों, अभी तक x टू द पावर n था, अब n टू द पावर x आ गया, तो इसका डेरिवेटिव है n टू द पावर x log n। बेस ई चलता है बच्चों, कुछ भी बेस नहीं लिख रहे हैं हम, तो ई बेस पे होता है, वो साइलेंट कर दिया मैंने। तो n टू द पावर x, कन्फ्यूज मत होइएगा, एक आपके पास x टू द पावर n का फॉर्मूला है, ये एक n टू द पावर x का फॉर्मूला है आपका, जो कांस्टेंट टर्म है बेस में है। तो इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से है, यानी आपको अगर कहा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ 8, हालांकि एल भी आपको डिस्कस हो चुका है, ये 8 टू द पावर x log 8, ये होगा आपके पास। हो d/dx ऑफ l टू द पावर x हो, तो l टू द पावर x log n, इस तरह से आपके पास हो d/dx ऑफ m टू द पावर x, यानी x तो चेंज नहीं हो रहा, x ऐसे ही रहा है, ये चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तब इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको इस तरह याद रखना है। आपके पास होता है d/dx ऑफ p/q टू द पावर x, तो ये पूरा p/q का जो कांस्टेंट वर्क कर रहा है, तो ये जगह p/q टू द पावर x log p/q, ये आपका। तो ये n टू द पावर x का याद रखोगे। अब इसमें जो चेन रूल कब लगेगा बच्चों, जब x के प्लेस पर अदर फंक्शन आ जाए, अगर ये हो जाए d/dx ऑफ n टू द पावर fx, x जब चेंज, तभी तो चेन रूल लगता है जब x चेंज हो रहा होता है, तो फिर ये n टू द पावर fx log n और d/dx ऑफ fx, इस तरह वर्क करेगा। तो अब देखते हैं, देखिए y बराबर आपके पास होता 4 टू द पावर sin x, ये देखिए। तो आपने ये देखा ना, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन ये है आपका, और वहाँ x जो था वो चेंज हो गया, x के प्लेस पर अदर फंक्शन आ गया, तो चेन रूल से सॉल्व करोगे आप n टू द पावर fx से। तो n टू द पावर fx में आपको पहले तो यही सेम कॉपी करना है, ये लॉग के साथ, लॉग इस नंबर में लॉग लग जाता है, ये आ गया, और d/dx
जो पावर होगी उसका करते हैं, जो एक्स के प्लेस पर लिखा गया फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा। तो 4 टू द पावर साइन एक्स लॉग 4 और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। मान लीजिए आपके पास होता y इक्वल टू 10 टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, सपोज ये होता, ये आपको दिया होता। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप समझ गए कि आपका n टू द पावर, n यहाँ पे ये ना n टू द पावर एफ एक्स है, तो n टू द पावर एफ एक्स में आपको पहले राउंड में तो पूरा यही कॉपी करना है सेम log 10, और देन डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर मेरे पास क्या है 10 इनवर्स एक्स, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा और 10 इनवर्स एक्स का आपने याद कर लिया, ये हो गया आपके पास। सपोज आपके पास y इज़ a प्लस 1/a टू द पावर 10 इनवर्स एक्स है, तो ये पूरा n की तरह काम कर रहा है, ये पूरा कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है आपका ये, तो वही वर्क करेगा dy/dx बराबर, तो n टू द पावर एफ एक्स में पूरा फंक्शन पहले यही कॉपी करना होता है आपको, a प्लस 1/a टू द पावर 10 इनवर्स एक्स लॉग a प्लस 1/a, देन d/dx ऑफ 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स का आप लिख दो, बाकी आपका ये हो चुका है। मान लीजिए आपके पास होता 4 टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो n ये हो गया, n का मतलब यहाँ पर कोई भी रियल नंबर से है बच्चों, फॉर्मूला जो आप याद रख रहे हो देखो ये d/dx ऑफ n टू द पावर x, n का मतलब ये कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर की पावर x, तो आपके पास एक रियल नंबर है, तो कोई भी आप रियल इसमें 4 टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग 4, ये आपका, क्योंकि n टू द पावर x में आपको बिल्कुल यही कॉपी करना है फंक्शन को और लॉग n करना है, तो लॉग 4। अब d/dx किसका, पावर का, x के प्लेस पे ये चीज़ यूज हो रही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ये आ गया। तो यहाँ तक ये कॉपी कर लीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सपोज आपके पास है y इज़ 8 टू द पावर 10 क्यूब एक्स, तो इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ y, तो पहले तो n टू द पावर एफ एक्स है, तो n टू द पावर एफ एक्स में पहले तो क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी करना है आपको, वही 8 टू द पावर 10 क्यूब एक्स लॉग 8, देन d/dx ऑफ 10 क्यूब एक्स, ये तो ये तो आप ऐसी कॉपी, यहाँ आ जाइए। अब आप देखिए ये पावर फंक्शन आ गया, नया क्वेश्चन आ गया ना, डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन का कैसे वर्क करते हैं, आप पहले पावर को रिड्यूस करोगे आप 3 10 स्क्वायर एक्स, ये आ गया, देन d/dx ऑफ 10x करेंगे आप, अगले स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, 10x का कितना हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन है y इक्वल टू -10 अपॉन साइन इनवर्स एक्स -4, तो ये पावर फंक्शन आ गया बच्चे, देखो आप, तो पावर फंक्शन कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो पावर फंक्शन अगर आपका डिनोमिनेटर में है तो क्या करते हैं आप, ये जो डिनोमिनेटर की पावर है पहले ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं आप, तो 3 ऊपर शिफ्ट होकर माइनस का 3 आएगी, इससे मल्टीप्लाई करके -10 मल्टीप्लाइड बाई -3, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह जब तक मेमोरी में आप नहीं डालोगे कि 1 अपॉन एफ एक्स टू द पावर, यानी पावर फंक्शन अगर आपका डिनोमिनेटर में होता है, पावर अगर जब भी डिनोमिनेटर में होगी, पहला काम इस पावर को ऊपर लेके आना है, आपने पावर को ऊपर ले आया, पावर ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस, माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी, और नीचे आपका एक ऐड कर देना है इसमें आपने, ये है आपका, फिर करना है आपको डेरिवेटिव एफ एक्स का जो है, यही काम यहाँ आपने किया, पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में 3 ऊपर आके -3 और नीचे आपके पास बनेगा साइन इनवर्स एक्स -4 टू द पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब आपको जो डिनोमिनेटर में पावर को छोड़ के जो भी बचा है, पावर को छोड़ के जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स एक्स -4 इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे पावर को छोड़ के, तो अब आपका ऊपर तो हो गया 30 अपॉन साइन इनवर्स एक्स -4 टू द पावर 4। अब बताइए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और 4 का डेरिवेटिव कितना है 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सपोज आपके पास है y इज़ 3/4 टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स, तो आप देखो ये आपका डिनोमिनेटर में पावर फंक्शन है, ये तो डिनोमिनेटर में जब पावर फंक्शन है बच्चों, तो पहले डिनोमिनेटर की पावर को ऊपर ले आओ आप, ये पावर 1 ऊपर आके -1 होगी, और 4 टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे एक पावर ऐड हो जाएगी। अब हमको d/dx करना है, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन था पावर फंक्शन, पावर को हटा के जो आपके पास बचेगा उसको ऊपर आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो ये हो गया -3/4 टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर,
और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अभी फिर आ गया ना आपके पास, देखिए n टू द पावर x वाला, तो n टू द पावर x में क्या होता है 4 टू द पावर x log 4, इसका तो ये हो गया। और साइन x का क्या होता है cos x, ये आपके पास हो गया। देखिए बच्चों ये आपके पास है, तो dy बाई डी एक्स बराबर आपने -3/x की पावर 4 किया। अब देखिए हम डी बाई डी एक्स और फिर किसका करते हैं, इसका करते हैं ना बच्चों। अब क्योंकि ये x है बच्चों, x का 1 होता है इसलिए हम करते नहीं है इसको ये, क्योंकि जब x के प्लेस पे कोई अदर फंक्शन आ रहा होता है तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि x ही अगर लिखा है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है बच्चों, इसको करने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाता है। लेकिन जब x के प्लेस पे कोई अदर फंक्शन आ रहा हो तभी उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। x ही लिखा है तो x का तो 1 होता है बच्चों, उसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो सीधे ये वाले फॉर्मूले से आपने कवर कर लिया। 1/x टू द पावर n जो है मेन फार्मूला, x के प्लेस पर अदर फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, x है तो जरूरत नहीं है डी बाई डी एक्स लिखने की आपको, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जो और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास b/log x प्लस कॉस इनवर्स x होल पावर 3/2, तो पावर फंक्शन है। तो जैसे आप पावर फंक्शन देखो बच्चों, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे नोमिनेटर में हो, फॉर्मूले तो अलग अलग हैं। तो देखिए बच्चों ये आपका पावर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में अगर पावर हो तो सबसे पहले पावर को ऊपर ले आओ आप, तो माइनस के b/3/2 ये ऊपर ले आया पावर साइन चेंज करके। अब आपको नीचे एक पावर प्लस कर देनी होती है, ये। अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो डिनोमिनेटर में पावर फंक्शन था ये पावर को हटा के जो बचेगा आपके पास log x प्लस कॉस इनवर्स x, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कर लीजिए, log x का 1/x और cos x का माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये स्टेप आप और लिख लोगे बच्चों, log x का 1/x ये हो जाएगा माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 नीचे आ जाएगा आपका ये। अब जैसे ये है बच्चों 3 टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ साफ साफ दिख रहा है प्रोडक्ट रूल। पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे आप, तो प्रोडक्ट रूल आपको पता है क्या है, d/dx ऑफ y बराबर क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ये है सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जब भी आपको लिखवाया ना, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन जब हम आपके पास, तो मल्टीप्लिकेशन में तो क्या है, एक बार फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड d/dx ऑफ फर्स्ट। अब देखिए 3/x आपका ये रहा, अब इसको करना है आपने, तो ये क्या है आपका पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन के पूरे स्टेप फॉलो करिए आप। तो क्या करते हैं पावर फंक्शन में आप एक बार पावर को रिड्यूस करते हैं आप, 2 - 1 देन d/dx ऑफ x प्लस 1 प्लस ये आपका एज इट इज रहेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब 3/x का ये n टू द पावर x से कवर हो रहा है, इट इज़ 3 टू द पावर x log 3। अब बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, ये 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 टू द पावर 1 हो जाएगा, x का 1 ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये आपका सेम रहेगा, आगे ले आना चाहो आगे ले आओ, 3 टू द पावर x log 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करके। तो जहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा हो बच्चों वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, जहाँ डिवीजन रूल लग रहा हो वहाँ डिवीजन रूल लगाइएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास होता साइन क्यूब x अपॉन x प्लस 1 ये होता मान लीजिए, तो आप पहले डिवीजन रूल लगाओगे, तो डिवीजन रूल में आपके पास क्या है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d/dx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब नीचे तो कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ आ जाइए अब आप, तो ये पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन के सारे स्टेप फॉलो करो, पावर रिड्यूस कर दो, 3 sin स्क्वायर x d/dx ऑफ साइन x माइनस साइन क्यूब x का 1 और इसका 0 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आपका बस साइन x का क्या आ जाएगा cos x, तो 3 sin स्क्वायर x cos x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हालांकि बात अलग है कि जो जिसमें आपका डिवीजन लगता है वहाँ प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये साइन क्यूब x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो आप। तो जिस फंक्शन में भी डिवीजन रूल लगता है बच्चों उसमें प्रोडक्ट रूल भी लग जाता है,
तो हम लगाते डिवीजन रूल ही है, लेकिन ध्यान रखना उन्हें प्रोडक्ट रूल भी अप्लीकेबल होता है इसमें आपका। अब पावर फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी है बच्चों, y इक्वल टू रूट एफ एक्स। इसका डायरेक्ट आप डेरिवेटिव निकाल लोगे 1/2 अंडर रूट एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। हालांकि ये क्या चीज़ है आपका, एफ एक्स की पावर 1/2 है ना ये इसमें आप पावर फंक्शन बन गया। ये पावर फंक्शन लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट ये आएगा आपका। तो इसको आप सीधे याद रखिएगा, जब भी रूट एफ एक्स लिखा है तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यानी मैं आपको दिखाऊँ एग्जाम्पल के लिए, मान लो वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स होता है। एक्चुअल में आपके पास है क्या चीज़, साइन एक्स की पावर 1/2 है, पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन के कॉन्सेप्ट से आप जब करोगे इसको तो क्या होगी आपकी 1/2 साइन एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आ गया। तो ये हो गया 1/2 साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इज -1/2 साइन एक्स का कितना हो गया कॉस। ये डेरिवेटिव आ गया। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो आप 1/2 साइन एक्स की पावर -1/2 को नीचे ले आओगे तो साइन एक्स की पावर 1/2 बन गई, पॉजिटिव बन गई, ये रहा। तो साइन एक्स की पावर 1/2 क्या चीज़ होती है आपके पास, रूट साइन एक्स होती है ये। तो ये आ गया। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपने इसको पावर फंक्शन बनाया और आपका ये आ गया। तो आपको ये नहीं करना बच्चों, रूट वालों में सीधे आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला कि y इज़ रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा है तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये रहेगा। ये पूरा नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में और एफ एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। यानी मान लो आपके पास यही क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ मैं आपके पास अब, तो इसको पावर फंक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे 1/2 टाइम्स रूट साइन एक्स देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस तरह से। अब साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो यानी आपके पास अगर होता y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लिखा होता, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं इसको हम। तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे 1/2 रूट में है तो आपने इसको डायरेक्ट लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, रूट को हटा के जो भी फंक्शन बचेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो इट बिकम्स पॉजिटिव cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपके पास y इज़ रूट e टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर एक्स। आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया। स्क्वायर रूट फंक्शन मैंने आपको बोला है कि इसको पावर फंक्शन में कन्वर्ट मत करिएगा, डायरेक्ट ले आइए आप डिनोमिनेटर में और फिर पावर, ये जो आपका रूट है इसको हटा के जो भी फंक्शन बचेगा उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव याद रखना है, e की पावर एक्स रहेगा। 4 टू द पावर एक्स का आप बता दोगे 4 टू द पावर एक्स लॉग 4 अपॉन 2 रूट e टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर। अब मैं आपको बच्चों कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करके कल सारे उसमें ग्रुप में पोस्ट करने हैं। मैं चेक करूँगा इनको और फिर नेक्स्ट पार्ट आपसे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद।